अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। नाज़रीन, पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में शहीद होने वाले नमाजियों की तादाद 44 तक पहुंच चुकी है और 150 से ज़ायद नमाजी इस खुदकुश धमाके में ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस धमाके के तकरीबन हर किसी ने मजम्मत की और इसकी ज़िम्मेदारी जो है अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कलदम TTP ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अब इस धमाके के नाज़रीन मुमकिना मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, मुमकिना हदफ इस खुदकुश धमाके का क्या हो सकता है और इसके असरात किन किन मामलात पर पड़ेंगे। पर्टिकुलरली आज बात ज़्यादा हो रही है इलेक्शन के वाले से आने वाले कि क्या इस माहौल के अंदर इंतखाबात हो पाएंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के हवाले से कि इसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान के अंदर आना है उससे पाकिस्तानी अवाम को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तारीखी हाईएस्ट एवर महंगाई पाकिस्तान के अंदर प्रेडिक्टेड है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ेगी। और पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है सिर्फ ये नहीं बल्कि मज़ीद इजाफा आने वाले 2 हफ्तों के दौरान होने वाला है। इस पर बात होगी और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान शुरू कानूनी जंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सदाकत अली बाइस साहब ने, पाकिस्तान के रहनुमा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर दरनाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। लेकिन पहले हम चलेंगे पेशावर, जहां हमारे नुमाइंदा हम न्यूज़ शहजादा फ़हद हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर पुलिस लाइंस के बाहर से। फ़हद, बताइएगा कि इस वक्त आप एग्जैक्टली किस पॉइंट पर हैं और सूरत हाल क्या है। रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और क्या मज़ीद डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल समर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर पुलिस लाइंस में, जहाँ सपहर खुदकश धमाके के दौरान जो हलाकतें हैं उसकी तादाद तो अब तक 44 बताई जाती है। इसी तरह 150 से ज़ायद जो ज़ख्मी थे वो इस धमाके के दौरान ज़ख्मी हुए हैं। जो पुलिस लाइंस के बारे में बताऊँ तो पुलिस लाइंस ज़िले हेडक्वार्टर है जहाँ पर CTT शुबे तफ्तीश, इसके साथ FRP हेडक्वार्टर, वुमेन पुलिस स्टेशन, तमाम जो शुबे हैं पुलिस के यहाँ पर इकट्ठे, यहाँ पर इनके ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ एक मस्जिद है जहाँ पर जो 400 से 500 नमाजी जो बैक वक्त नमाज अदा करते हैं, यहाँ इस पुलिस लाइंस के अंदर ही हैं। नमाज असर का जो वक्त था यहाँ पर जैसे ही इमाम मस्जिद ने नमाज के लिए खड़े हुए, इस दौरान एक धमाका हुआ। धमाके के दौरान इब्तिदाई तौर पर तो हलाकतों की तादाद कम बताई जा रही थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर 44 जो डेड बॉडीज़ हैं यहाँ इनको निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ जो छत थी, मस्जिद की जो छत थी वो मुनहदिम हो गई है धमाइस। इसके नीचे मलबे के नीचे भी काफ़ी अफराद फंसे हुए हैं। उनकी तादाद के बारे में तो अभी कुछ बताया नहीं जा रहा, ताहम 20 से 25 जो अफराद हैं वो अभी तक इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मैं पुलिस लाइंस के बाहर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी आते जाते देख रहे हैं। मुझे ये बताएं जरा इलाके का, जरा मोहल्ले वकू से मुतालिक हमें जरा बताइएगा, ब्रीफ कीजिएगा कि ये जो पुलिस लाइंस की मस्जिद है, जो पुलिस लाइंस है, ये किसी हाईली सिक्योर एरिया के अंदर मौजूद है, कोई गेटेड एरिया है और उसके इर्द गिर्द कौन सी आम इमारतें हैं? जी बिल्कुल, इसकी महल वकू के बारे में बात करें तो ये रेड जोन में वाक़ है जहाँ पर सेक्रेटरीट है, चीफ सेक्रेटरी हैं, साथ इसके पीछे इस सेंट्रल जेल का जो पीछे पुश्त है वो सेंट्रल जेल के साथ लगी हुई है। इसके साथ गवर्नर हाउस के इसके थोड़े फासले पर है CM हाउस है। यहाँ पर जो CPO है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, वो भी इससे चंद कदम के फासले पर है। ये रेड जोन है जहाँ पर इसके पुश्त पे अगर बात करें तो जेल के साथ ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी इसके करीब ही है। तो इंतहाई रेड जोन एरिया है जहाँ पर सिक्योरिटी के आम दिनों में इतने सख्त इंतजामात होते हैं कि इसमें आम विजिटर के लिए अंदर जाना बिल्कुल मुश्किल होता है। 2 इसके जो रास्ते हैं, एक जो रास्ता पैदल आने वालों के लिए है, दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए है। इसके साथ ही जो सेक्रेटरीट के जो मुलाजमीन हैं, पुलिस के मुलाजमीन, यहाँ से गुजर कर जब पुलिस लाइन के इंटर होते हैं वहाँ पर तलाशी ली जाती है। वहाँ पर उनकी शनाख्ती कार्ड और दीगर जो सिक्योरिटी जो मामलात होते हैं वो उसको इसके निगरानी के बाद ही इनको अंदर जाने की इजाज़त होती है। जी, वैसे बड़ा इंतहाई हसास इलाका है, यानी कि यहाँ जाने वाले हर बंदे की तलाशी ली जाती है। और आप बता रहे कि पहले रेड जोन में दाखिल होने के लिए चेकिंग होती है, उसके बाद पुलिस लाइन में दाखिल होने के लिए अलग से चेकिंग होती है, ऐसा ही है?
जी ऐसे ही है, ये रेड जोन है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, हर इदारे की अपनी जो सेक्रेटरीट एंट्रीज़ के लिए अलग चेकिंग होती है। मेन गेट पे पुलिस के एहलकार खड़े हैं। यहाँ पर तलाशी के अलावा यहाँ पर 100 से ज़ायद कैमरे हैं, उसकी ऑनलाइन जो निगरानी भी होती है। ताहम ये जो पुलिस लाइन्स की बात करें तो ये इंतहाई हसास जगह है। CTD हेडक्वार्टर भी इसी के अंदर है, FRP हेडक्वार्टर, वुमेन पुलिस स्टेशन की बात करें, FRP हेडक्वार्टर की बात करें, तमाम ज़िली जो हेडक्वार्टर है पुलिस का ये यहाँ पर वाक़या है। और ये जो जगह है, यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स जो थे, काफ़ी अरसे से इस जगह को सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रहे थे, लेकिन ये काफ़ी महफूज जगह जानी जाती है पुलिस के हवाले से। चूँकि इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे दहशतगर्दी के 2009 की बात करें तो जो डिविजनल SP थे रूरल के और कैंट के, वो यहाँ पर मुंतकिल हो गए थे। तो इतनी सेफ जगह थी कि यहाँ पर आना बिल्कुल नामुमकिन था। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजादा फ़ाद आपने किया नाज़रीन। जिस तरह से हमारे नुमाइंदा शहजादा फ़ाद ने मोहल्ले वकू बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है मोहल्ले वकू इस सारे इलाके का, कि बिल्कुल CM हाउस इसके करीब है, गवर्नर हाउस इसके बहुत करीब है, फिर CTD का मरकज़ हो गया, CPO बहुत करीब है, और रेड जोन के अंदर वाक़ है ये इलाका, ये मस्जिद जो है। और पहले रेड जोन के अंदर, उसके बाद फिर पुलिस लाइन्स की अपनी सिक्योरिटी है, 2 सिक्योरिटी चेक्स के अंदर से गुजर कर ये खुदकुश हमलावर जो है इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है। क्योंकि एक बड़ा सवाल ऑब्वियसली ज़रूर है, सिक्योरिटी लैब्स तो है ही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना एक बड़ा सवाल है। और दीगर जो इलाके हैं जो कि इससे ज़्यादा कम सिक्योर हैं, वहाँ पे भी खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के हालात या थ्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हो सकती हैं। जनरल साहब बताइएगा, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने बताया, इस इलाके का महल वकू, ये तो डबल सिक्योरिटी चेक से गुजर के ये बंदा यहाँ पर पहुँचा है। सर, मुमकिन मुहर्रिकात, जनरल साहब आपको क्या लगते हैं इस खुदकुश धमाके के आज जो हुआ? थैंक यू वेरी मच सबर अब्बास। मुझे पहली तो बात है कि आपके इस टेलीफोन की आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुनाई नहीं दे रही। अगर आपने ये सवाल किया कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, मुमकिन मुहर्रिकात, तो यकीनन पहली बात यह है कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसको जितना कंडेम किया जाए इतना कम है। दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा रूनुमा हुआ है, लेकिन ये बतदरीज एक ट्रेंड की तरफ निशानदेही कर रहा है। क्योंकि कुछ रोज़ पहले KPK में ही एक DSP को शहीद कर दिया गया था, फिर एक चौकी के ऊपर हमला किया गया था, चंद माह पहले सवात में इन लोगों की आमद देखी गई थी और फिर वहाँ पे बहुत भरपूर एहतजाज भी हमें देखने को मिला था। इसी तरह बलूचिस्तान में ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 2-3 वाक़यात हो चुके हैं। तो ये तमाम इस बात की निशानदेही तो यकीनन कर रहे हैं कि दोबारा से दहशत गर्दी की रिसर्जेंस हो रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये नेग्लिजेंस है, क्या ये कंप्लेसेंसी है, क्या ये जो बॉर्डर के फेंस हो जाने के बाद जो FC की नई रेजिंग हुई है, क्या वो बॉर्डर की मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहे, वहाँ जो किले बनाए गए थे क्या वो रॉन्गली साइटेड थे और वहाँ से मुल्क के अंदर घुस आना इतना ही आसान हो गया है, या वो स्लीपर सेल्स जो रद्दुल फसाद के दिनों में अंडरग्राउंड चले गए थे वो दोबारा से सर उठा रहे हैं। तो इन तमाम वाक़यात की जब तक तहकीकात नहीं होगी, सही तौर पे निशानदेही करना मुमकिन नहीं होगा कि इसकी वजह क्या है। लेकिन ये जो वाक़या है आज का, ये यकीनन एक नेग्लिजेंस और कंप्लेसेंसी की तरफ, क्योंकि रेड जोन के अंदर इस तरह का वाक़या हो जाना यकीनन इस बात की निशानदेही करता है कि कहीं न कहीं कोताही ज़रूर हुई है। बिल्कुल, इस पर आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी जब IG से पूछा, IG खैबर पख्तूनख्वा से, तो उन्होंने भी कहा कि यह हाईली सिक्योर एरिया है और हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि यह बंदा यहाँ तक पहुँचा कैसे। और नाज़रीन, जो दूसरा मैं आप बताता हूँ, जिस तरह जहल साहब ने बात की कि एक ट्रेंड है, ये एक पैटर्न है। पिछले एक साल के अंदर, जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक, यानी पिछले एक साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़े हुए, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। टोटल जो खुदकुश हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले एक साल के दौरान, उनकी तादाद बनती है 12। तो 12 खुदकुश हमले हो चुके हैं, जिनमें शहादतें 460 हुई हैं पिछले 12 महीनों के दौरान। और पुलिस एहलकार जो हैं उनकी सिर्फ जो शहादतें हैं वो 154 हुई हैं। और जो हमारे पाक अफवाज की जो शहादतें हैं वो 9 मिनिमम बताई जाती हैं कि जो पिछले एक साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई है। ये एक ट्रेंड है जिसकी निशानदेही की जनरल साहब ने भी। तो जनरल साहब, इस ट्रेंड के हवाले से, ठीक है, जनरल साहब से दोबारा हम आगे बात करते हैं चल के। ये बताएं दानियाल चौधरी साहब कि ये तो एक बड़ी मैं से कहूँगा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज पाकिस्तान के लिए पैदा हो गया है और एक नया ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं, दहशतगर्दी का फिर से पाकिस्तान के अंदर सर उठा रहा है।
पहले हमारे मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, एक नई लहर से निपटने के लिए क्या हमारी इस्तेदाद पूरी है, तैयार हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, एक तो देखें जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो हुआ, और पूरा मुल्क जो है आज बड़ा द एंटायर नेशन इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड टीयर्स, और अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए जिन्होंने शहादत नोश की। बट नो डाउट एट द सेम टाइम कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। देखिए समर साहब कि जब आपके आई थिंक कि ये जो कल का इंसिडेंट है ये बड़ा थॉटफुल, आज का जो इंसिडेंट है बड़ा थॉटफुल एंड वाज अ मैसेज दैट वाज गिवन टू द स्टेट, एंड दैट मैसेज वाज वेरी क्लियर, एंड के ऐसे रेड जोन्स में भी जब घुस के वो अगर कर सकें तो कहीं तो सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा हुआ है या कुछ अरसे से हो रहा है, और वो आज उसका खमियाजा हमने भुगता है। देखिए समर साहब, जब हमने अपनी हुकूमत छोड़ी तो व्हेन वी गॉट द गवर्नमेंट, वॉर ऑन टेरर के शुरू होने से पहले उस साल दहशतगर्दी पाकिस्तान की पीक में थी, और उस अदवार जब हमें हुकूमत मिली तो उस साल 7,000 कुछ इंसिडेंट्स हुए, लोग शहीद हुए दहशतगर्दी की डिफरेंट लहरों में और डिफरेंट उन चीज़ों में। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी पाक फौज के साथ, अपने हरीफों के साथ मिलके, वो क्या कराची ऑपरेशन हो सर वो तो हुआ सर, बहुत अच्छा हुआ। मुझे आज का बताएं कि आज हमारी इस्तेदाद है, जो हमारे मुआशी हालात हैं, जिस तरह बात होती है हमारे रिजर्व्स बहुत ख़तरनाक हद तक गिर गए हैं, $4 अरब से भी नीचे आ गए हैं। क्या हम तैयार हैं? हमें एक दोबारा एक अगर ऑपरेशन करना पड़ता है दहशतगर्दों के खिलाफ, एक दोबारा से हमें जंग लड़नी पड़ती है अगर? देखिए समर साहब, पहली तो चीज समझने की जरूरत है कि ये वेस्ट की जंग है जो हमने लड़ी थी पहले भी, मुशर्रफ के टाइम पे भी, और ये जितनी दफा ये जंग लड़ी ये हमने उनकी जंग लड़ी, ठीक है ना, और उसके हमें ये बैकलैश आता है। अगर तो पाकिस्तान को इस जंग में दोबारा ढकेला जाता है तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अपनी मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। दे विल हैव टू सपोर्ट पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट। क्या हम इस आर वी रेडी टू इट? यस, हमारी पाक फौज, हमारे इदारे, दे आर ऑलवेज ऑन इट, और ये हमेशा तैयार हैं इन चीजों को काउंटर करने के लिए। हाँ, हमारी फौज तो तैयार है। मैं मुआशी सूरत हाल की बात कर रहा हूँ कि क्या हम हमारी इस्तेदाद जो है वो, मैं मुआशी इस्तेदाद की बात कर रहा हूँ। डिफेंस हमारी माशाल्लाह से कैपेबिलिटीज तो किसी से कम नहीं, ढकी छुपी नहीं है, हमने पहले भी किया, आप भी करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि एट अ वेरी हाई कॉस्ट, एंड द हाई कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, जो बहुत बड़ा बर्डन है, और उसके लिए आई थिंक हमें अगर इफ वी आर पुट इनटू इट तो ये बहुत बड़ा मेशी एक और पाकिस्तान के ऊपर एक इशू होगा दैट विल हैव टू बी केटर्ड एंड लुक्ड आफ्टर। जनरल साहब, ये काफ़ी टाइम बाद इस तरह का हाईली सिक्योर एरिया के अंदर इस तरह का खुदकुश धमाका होना, ज़ाहिर है पाकिस्तानी जितने भी हैं मुझ समेत तमाम के जहनों में वही एक खौफनाक पिक्चर जो कि आज से 14-15 साल पहले की है कि जब मस्जिदों के अंदर और इस तरह की जगहों पे धमाके हुआ करते थे, वही दोबारा से वो सूरत हाल, एक कैफियत जो है वो लोगों ने अपने दिमागों में देखी, वो फील की। तो खुदा न खास्ता कहीं हम दोबारा उस तरफ तो नहीं जा रही है, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, कोई दोबारा से हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा इनके खिलाफ, काइनेटिक ऑपरेशन या फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही काफ़ी होंगे? देखें समर अब्बास, बात यह है कि पहले हम बहुत भारी कीमत इस जंग में अदा कर चुके हैं। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा यूनिफॉर्म लोग शहीद हुए डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, और 80,000 के करीब तकरीबन सिविलियन पाकिस्तानी शहीद हुए। ये बहुत भारी कीमत है जो हमने अदा की है। क्यों हमें वापस उस नहज की तरफ जाना पड़ेगा? क्यों वापस हालात वो करवट लें या उस नहज पे वापस चले जाएं कि हम दोबारा इस तरह के खुदा न खास्ता क्राइसिस में दोबारा घिर जाए? इसकी वजह क्या है? इसके ज़िम्मेदारों का तयन करना होगा। उस वक्त अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में बैठी थी, NDS का अमल दखल था, रॉ का अमल दखल था, CIA का अमल दखल था। मुसलसल हमारे ऊपर इल्ज़ाम दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। आज तो वो तमाम फोर्सेस वहाँ से निकल के जा चुकी हैं। आज तो बॉर्डर फेंस हो चुका है। आज तो तकरीबन 70 विंग FC के दोबारा रेज हो चुके हैं, 70 के करीब किले बनाए जा चुके हैं। आज ये पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर इतनी आसान क्यों हो गई है, या आज ये रिवर्सल हमें क्यों नज़र आ रहा है? जब तक हम इसकी तमाम तर तहकीकात और इसके तमाम पहलुओं पर गौर नहीं करेंगे,
उस वक्त तक हम किसी बेहतर कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकेंगे और बेहतर फैसला साजी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये कहना कि पाक फौज तैयार है, पूरी कौम ऐसी कैजुअल्टी तो खुदा ना खास्ता दोबारा उठाने के लिए तैयार है, या मुआशी कैपेसिटी है या नहीं, ये बात का इशू है। पहली बात यह है कि ये रिवर्सल हुआ क्यों हो रहा है, और वो मुल्क जिस जी जल साहब दोबारा बात करेंगे। सदाकत भाई साहब, आप ये बताएं मुझे कि ये जो सारे सूरत हाल हम देख रहे हैं, गैर मामूली हालात है, गैर मामूली सूरत हाल आज एक सामने आई है। जब पहले इससे हुआ था 2015 में, तब आपने बड़ा कोऑपरेट किया था। उस वक्त ही आप हालत एहतजाज में थे, आपका एहतजाज चल रहा था, धरना चल रहा था आपका इस्लामाबाद में, आपको ख़त्म करके आपने कोऑपरेट किया। तो उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ आप बैठे थे। तो आज भी अगर बैठना पड़ता है मुल्क के तमाम की स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, तो क्या आप ताउन करेंगे और ताउन किस हद तक आप करने को तैयार है गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ? जी समर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और इसमें जितने लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और जो लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे। बहुत दुख दिन है ये। इसके बाद देखें, ये चीज़ें लोग जो समझदार लोग थे, जो इस चीज़ को, मसले को समझते थे, वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ की तरफ इशारे कर रहे थे। जब से गवर्नमेंट आई है, इनका फोकस चेंज हुआ है, और जो हमारा एक कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए इसके खिलाफ, वो हमें नजर नहीं आई। बाकी ये इशू जो किसी, ये पॉलिटिकल इशू है नहीं, ये एक कौमी इशू है, और मेरा ख्याल है उसमें कभी भी दो राय नहीं। तमाम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, मिल बैठ के हल करना है। लेकिन हमारा जनरली ये ख्याल है कि इस हुकूमत का फोकस इधर है ही नहीं। हुकूमत ने इदारों को और कामों के पीछे लगाया हुआ है। ये इदारों का जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ काम करने, उनकी हमारा ख्याल है कि अटेंशन जो है ना, वो हुकूमत ने किसी और तरफ लगाया, और वो अपने यहाँ पे सियासी लोगों के पीछे उनको मुकदमे में और उनको पकड़ दकड़ करने में लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल टोटल डिजास्टर है इस हुकूमत का। इनकी मुआशी पॉलिसियाँ देख लें, इनके दावे देख लें, और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस देख लें। ये आप इंसानी हकूक़ की हालत इस वक्त पाकिस्तान में। सर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो, सर सदाकत साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो गवर्नमेंट आपकी थी, अभी 1 महीना हुआ वहाँ पे, बल्कि महीने से भी कम टाइम हुआ आपकी गवर्नमेंट गए हुए KP के अंदर। तो पुलिस आपकी वहाँ पे सारी जो है वो पिछले 9 साल से आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट है। अगर कोई इस्तेदाद का मसला है पुलिस की या दीगर चीज़ों की, तो वो आपकी कोताही। ये पुलिस लाइन्स के अंदर बंदा कैसे घुस गया, ये तो किसी इदारे का काम तो नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे उसे जाने दिया। आपकी पुलिस वहाँ पे बैठी है उसकी गेट के ऊपर, उसने रोकना था। देखें समर साहब, जब आपका बॉर्डर की फेंस उखाड़ी जा रही हो, जब ये चीज़ें बॉर्डर के इश्यूज हों और अफगानिस्तान की तरफ से मामला हो, तो ये ज़्यादातर मामला जो है, ये आपको पता है, ये आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके जिम्मेदारियां हैं। और बहुत सारा हमारे लोगों ने, बहुत ज़्यादा जो वहाँ के KPK के हमारे पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे से वार्न करे थे। तो वो वार्निंग उनकी सारी जो तंबीह थी और जो इस तरफ इशारे कर रहे थे, किसी ने उनको तवज्जो नहीं दी। और ये हुकूमत अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान की हर चीज कर रही है। तो आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी बढ़ गई, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मुआशी बहरान की तरफ धकेल दिया, जिससे पाकिस्तान की हर चीज एक स्टेक है। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक स्टेक पे है, क्योंकि इस हुकूमत पे तो यानी इनके दावे देखें 8-9 महीने पहले और आज इनकी परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान की हर चीज डूब चुकी है इस नालायक की कमी और करप्ट हुकूमत के उसके निगरानी। तो ये उसका एक फॉल आउट है। बहरहाल हमें तो वही लगता है कि शहबाज शरीफ में कोई अहलियत इस चीज में है, वो इतने बड़े मसले को टैकल कर सकते हैं या कोई किसी को बिठा सकते हैं। देखिए ना, एक खुद बंदा पकड़ के बिठाया हुआ है, उसकी कोई अपनी से है ना, उसकी कोई पॉलिटिकल वर्थ है ना, उसकी कोई अचीवमेंट है। वो खुद सुबह शाम जो है वो उसको अपना पता नहीं चल रहा, वो कैसे मुल्क को आगे स्टेयर कर सकता है? कौन सा पॉलिटिकल आदमी शहबाज शरीफ के बैठेगा जिसकी बात सुनेगा, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है इस सारे निजाम में? चले हम एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे इस पर मजीद बात भी करेंगे और इसका जो फॉल आउट है नाज़रीन सिक्योरिटी सिचुएशन का, क्या वो आने वाले जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर भी आ सकता है। चूँकि वज़ीर कानून जो हैं आज़म मजीद तारड़ साहब, वो तो कह रहे हैं कि इंतखाबात को सिक्योरिटी सूरत हाल और जो मुआशी सूरत हाल है इसकी बुनियाद पर
आगे किया जा सकता है, मुलतवी किया जा सकता है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, जो पेशावर में खुदकुश धमाका हुआ, 44 शहादतें अब तक कंफर्म हो चुकी हैं। मज़ीद कीमती जानें भी ज़ाया होने का उसमें अंदेशा बताया जा रहा है। लेकिन जो ट्रेंड हमने आपको बताया ब्रेक से पहले, इस पर नाज़रीन अब अहम सवाल ये है कि क्या ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हो रही है मुल्क के अंदर, दाखिली सलामती की सूरत हाल, क्या ये इम्पैक्ट करेगी मुल्क के अंदर पोलिटिकल एक्टिविटी को, पर्टिकुलरली जो इंतखाबात होने मुल्क के अंदर, उन इंतखाबात के ऊपर क्या असरअंदाज होगी? और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो हमने एक ट्रेंड बताया आपको कि पिछले 1 साल के दौरान 12 खुदकुश हमले हो चुके हैं और उसमें 460 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं सूबे के अंदर। अब 3-4 रोज़ पहले गवर्नर केपी जो हैं उनसे सवाल हुआ था इंतखाबात के हवाले से कि वो ज़ाहिर तानी है, गवर्नर ने, इलेक्शन कमीशन ने तो ख़त लिख दिया है कि इलेक्शन की तारीख दें। ना गवर्नर केपी तारीख दे रहे हैं, ना गवर्नर पंजाब तारीख दे रहे हैं। तो गवर्नर केपी ने इस हवाले से जवाब बताए थे हाजी गुलाम अली साहब ने कि इलेक्शन के हवाले से क्या हो सकता है, इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं या अर्ली हो सकते हैं। उनका जवाब सुनने ज़रा। इस किस्म के हालात में मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं कहूँ कि इलेक्शन हो या ना हो, बल्कि इदारे, इंटेलिजेंस, जो हमारे दीगर इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और रिपोर्ट देंगे और इलेक्शन कमीशन उनके माबेन में। इसके अलावा हमारी इकॉनमी की हालत दुनिया को पता है, इस वक्त जो बहरान है, तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए। हालांकि आइन के आर्टिकल 105(3) के तहत इलेक्शन की तारीख गवर्नर ने देनी होती है। वो कह रहे हैं मेरे इख्तियार में नहीं, एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, दीगर जो मुतल्लिकीन हैं, जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं, वो जब बताएंगे, क्लियर करेंगे, तब हम इलेक्शन की बात करेंगे। वो सिक्योरिटी सूरत हाल का भी हवाला दे रहे थे कि सूबे के अंदर ख़राब है। नाज़रीन, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, वो भी इलेक्शन के अंदर मुमकिना इल्तवा का इशारा दे चुके हैं आज। ज़रा उन्हें भी सुन लें। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई मौशी लिहाज से कोई ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल बने, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मौजूद है। आइन में ऐसी शिक्के हैं जिनकी वजह से आप इख्तियार देते हैं आइन के अंदर रहते हुए कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। तो क्या बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र और जो मुआशी सूरत हाल हमारी काफ़ी ख़राब है, इन तमाम चीज़ों की वजह से इलेक्शन को आगे मुलतवी कर दिया जाए? देखिए सवर साहब, आपको पहले तो एक चीज समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अभी इस टाइम मल्टीपल इश्यूज दरपेश हैं। और सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि आपके मुल्क में जब आपका 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर, पानी के नीचे डूबा हुआ है, या इस इलाकों इसकी वजह से आप सख्त सर्दी और इस इलाकों इन चीज़ों की वजह से बुरे हाल में हैं, तो मुझे बताएं जिनके मवेशी, घर बार, बच्चे जिनके या सैलाब में बह गए, मर गए, तो उनके लिए इलेक्शन कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ना वो इस इलेक्शन या इस चीज़ से उनका कोई लेन देन है। तो पहले ये जो मैशी बहरान है, खासतौर पे ये जो सैलाब की वजह से आया, ये अपनी जगह। दूसरा, ये दहशतगर्दी की जो लहर अगर पाकिस्तान में आ गई है, घुस गई है, सिर्फ सैलाब की वजह से आया है क्या? आप लोग जिम्मेदार नहीं है क्या? बिल्कुल सारा आपने सैलाब को ही डाल दिया। आपका कम से कम आपका 15 से 16 बिलियन डॉलर्स रिक्वायर्ड है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, जिसकी घर बार उजड़ गया, जिसके बच्चे मर गए। मुझे बताएं कि क्या वो इलेक्टोरल सिस्टम में पार्ट लेगा या पार्ट ले सकता है, या क्या उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस है उस इलेक्शन की भी नहीं है? तो मुझे बात बताएं, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? इन चीजों को एड्रेस किया जाएगा और एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की आज जो अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंस, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, तो उनकी जान बचाना है, वो उन लोगों को बचाना है। हमारा तो सिस्टम नहीं है ना भाई, केयर टेकर गवर्नमेंट तो हमारी नहीं है, तो ये उनकी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना, उनके मसले मसाइल को एड्रेस करना, और फिर है आपके तमाम आगे उसके बाद के इश्यूज। दूसरा, जो इस तरह हम इसकी लहर की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्शन, वो जो बाद के इश्यूज की बात कर रहे हैं उनमें कहीं इलेक्शन जाके आता है, जो बाद के इश्यूज हैं आप क्या कह रहे हैं? जाके कहीं इलेक्शन आता है। देखिए, जान और माल को पहले बचाना है, हर चीज सेकेंडरी है। अगर इस मुल्क में इकोनॉमिक इमरजेंसी हो, आपका मुल्क इस तरह चीजों को फेस कर रहा है, लॉ एजेंसी सिक्योरिटी के इश्यूज को देख रही है, तो क्या वो उनको कैसे सिक्योरिटी दे सकेंगी पाकिस्तान के उस इलाके में जहां शायद झंडा लहराना पहले आज से 10 साल पहले की इजाजत नहीं थी पाकिस्तान का? तो इन तमाम चीजों के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और पाकिस्तान और जो गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन
और जो करंट गवर्नमेंट्स हैं सूबों की और तमाम लॉ एजेंसीज ये मिल बैठ के फैसला करेंगी कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशनिंग क्या है और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इलेक्शन एट दिस पॉइंट। और अगर उनको लगता नहीं है तो आई थिंक देयर इज प्रोविजन इन लॉ कि दैट इट कैन बी डिलेड। वैसे 2008 में और 2012 में भी सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो अपने टाइम पर हुए थे, वो मुलतवी नहीं किए। आज अगर कोई और वजह बनती है तो वो डिस्कस की जा सकती है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा सदाकत साहब, जो हुकूमती मूड लग रहा है, जिस तरह अभी दनियाल साहब ने बात की, मैंने आपको सुनवाया, वज़ीर कानून क्या कह रहे हैं, इलेक्शन में इल्तवा की बात कर रहे हैं, गवर्नर KP जिनका इख्तियार है आइन के आर्टिकल 105(3) के तहत कि उन्होंने तारीख देनी है इंतखाबात की, वो भी कह रहे हैं भाई मैंने नहीं करना, मुझे जब क्लियरेंस मिलेगी तो फिर मैं सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए, बाकी मामला को देखते हुए तब मैं कोई तारीख वगैरह दूंगा। यानी कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ना सेंटर में हो रहा है, ना पंजाब में हो रहा है, ना KP के अंदर हो रहा है। समझ, दो बातें मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। एक तो मेरे भाई जो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के नुमाइंदे बैठे हैं, इनको पाकिस्तान की इकॉनमी की इतनी फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र है शहबाज शरीफ को सैलाब में डूबे हुए लोगों की कि 78 रुकनी कैबिनेट लेके फिर रहे, और 78 रुकनी कैबिनेट में भी बाज़ वज़ीर ऐसे हैं जिनका पास कोई ओहदा ही, कोई उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और महंगाई जो है ये 12% पे ये धरने देते थे और लॉन्ग मार्च करते थे, आज महंगाई 32% है। और अभी डॉलर का रेट क्या है और मईशत की क्या है, और इनका फ़िक्र ये है कि इनको 78 रुकनी कैबिनेट जो है वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की तारीख की। ये तो इनका मईशत से और सैलाब में डूबे हुए लोगों के बारे में ख्याल है। दूसरी बात आप भी सुन लें, ये दोनों मेरे भाई भी सुन लें, पाकिस्तान के इदारे भी सुन लें। 90 डेज 90 सवा 90 भी जो करेगा आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा वो। और ये आइन को सबवर्ट करना, आइन को तोड़ना, आइन को यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होगा। मैं समझता हूं ये जितना भागे हुए हैं मजीद भागे हैं, इलेक्शन से तो डरे हुए हैं, इसलिए कभी इनको बहाना लग रहा है। पाकिस्तान में मुश्किल तरीन हालात में भी इलेक्शन कराना पहली आईनी जिम्मेदारी है। में सैलाबों की वजह से देखें वो हो गए, मैं नहीं मानता जी, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, किसी शहबाज शरीफ को, किसी जो गवर्नर जो कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कराना है, ये तो वैसे ही गैर आईनी बात वो कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी की बात की, वो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। देखें सूबे के अंदर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की सूरत के हवाले से अगर तसल्ली बख्श हमें जवाब मिलेगा, गवर्नर जो KP के है उसका ये बयान बिल्कुल आइन से मावरा है कि उसने टाइम देना था और वो टाइम नहीं दे चुका। मैं दोबारा से कहता हूं, आइन सुप्रीम है और आइन को तोड़ने वाला चाहे वो शहबाज शरीफ, उनका कोई कैबिनेट, समर अब्बास या कोई और हो, उसको कोई नहीं मानता। आइन ने आप और मुझे यहां बैठाया हुआ है, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है। और मैंने कल 2-3 बड़े कानूनदानों की बहस सुनी है, इमरान खान साहब जब मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा किसी कीमत पे किसी हालत में भी 90 से ऊपर जो जाएगा उस पे आर्टिकल 6 लगेगा। और अदालतें, मैं मेरा पूरा एतबार है पाकिस्तान की अदलिया से, ये जितना मर्जी भागें। क्या इनसे पूछें, क्या है इनसे पूछें, इनसे पूछें। आप लोग भी का जो 7 दिन का दिया गया टाइम था मैक्सिमम, आप उससे आगे जा रहे थे। वो तो जब गाड़ियां प्रिजनर वैन्स अगर खड़ी ना होती पार्लियामेंट के बाहर आके, तो आपने भी नहीं करना था। अगर ये होता तो वो आप भी इल्तवा कर रहे थे ना, मेरी बात आप भी कर रहे थे आइन के अंदर गिवन स्टिपुलेटेड टाइम, उसमें आप भी नहीं कर रहे थे। मुल्क की अदलिया मौजूद है, अदलिया ने डिसाइड करना है। अगर हमारा कोई स्टेप आइन से बाहर हुआ है तो वो अदलिया मौजूद है। इनका ये स्टेप मैं तो मानता ही नहीं। कल आज लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है, मेरा ख्याल है कि इन्हें कहें भागे नहीं, इलेक्शन में आए। आपको याद है आप क्या कहते थे कि जनाब ये तो असेंबलियां ही जाली हैं, ये तो सिलेक्टेड है, अब आपको बिठा दिया तो आप इलेक्टेड हो गए। और आप तो कहते थे महंगाई 12% बहुत ज्यादा है, आज 32% महंगाई है और बेशर्मी से आप कैबिनेट बढ़ाई जा रहे हैं। आप कहते थे कि जी पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, उस वक्त 16.5 अरब के रिजर्व थे, आज 3 अरब के रिजर्व छोड़ के आप यहां बैठ के इलेक्शन होते कौन है, आप पोस्टपोन करने वाले। कोई पाकिस्तान का कोई इदारा, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको इजाजत नहीं देगी। ये सारी बातें बाद में, आइन पहले है, आइन है तो हम सारे हैं। और बिल्कुल हम PTI के लोग, हम शहरी किसी तरह से भी शहबाज और उनके जो सहूलतकार हैं उनको इजाजत नहीं देंगे कि आइन से बाहर हो। 90 डेज में इलेक्शन बेटा करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है जनरल साहब, ये जो एक बयान बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी आया, मैं खाली इस चीज का पॉइंट नोट दे करवाना चाहता हूं कि वही जमात है कि जब आपका मुल्क डूबा हुआ था, लोग मर रहे थे,
सैलाब खत्म नहीं हुआ था, केपीके में सैलाब था, सवात की बिल्डिंगें गिर रही थी, तब ये कंटेनर के ऊपर खड़े होकर नाच गाना कर रहे थे और पाकिस्तान को आग और बम लगाने करने की बात कर रहे थे। आजकल आप नाच गाने कर रहे हैं कंटेनर पे, वो अलग बात है, आपको सुनने कोई नहीं आता। पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात करी थी इनकी जमात, तब भी कंटेनर के ऊपर खड़े करके कहती थी कि हम मुल्क को आग लगा देंगे, बंद करा देंगे। तो ये वो जमात है, आप इनसे फिर क्या सर मैं कहूंगा हमने कंटेनर छोड़ दिया, हमारे कंटेनर के ऊपर भी लोग होते थे, नीचे भी होते थे। आज लड़ना छोड़ दे, कंटेनर लगाते हैं, आता ही कोई नहीं, बड़ा अलमिया हुआ है। आज लड़ना छोड़ दे, मिलके बैठे, कोई सोल्यूशन निकाले, आगे हल निकाले। मिलके क्या बैठे, 13 पार्टियां मिलके बैठी हुई हैं, हल निकाले, सारे मिलके हल निकाले, कोई हुकूमत है ना, इनका हल करें। चले जनरल साहब मुझे ये बताएं कि जनाब हमें IMF में जाना नहीं है। आपका पॉइंट आ गया सर। जनरल साहब ये जो मैंने आपको बयानात सुनवाए वजीर कानून का, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी आज एक बयान है, उन्होंने कहा ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी क्या मानी खेज हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा हमारे ये कह रहे हैं। तो क्या इस सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र, ज़रा अभी एक वाक़या इस तरह का हुआ है, ख़तरा ये जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, तो क्या इस ये एक सॉलिड ग्राउंड हो सकती है इंतखाबात को मुलतवी करने की? देखिए समर अब्बास, बात यह आपने ख़ुद अभी कमेंट किया था कि 2008 में इंतखाबात हुए थे, उस वक्त मामूली इंतवा के बाद में ऑपरेशन राह हक जारी था और बाकी 7 एजेंसीज में भी ऑपरेशन हो रहे थे और मुल्क में बदतरीन दहशतगर्दी उस वक्त हो रही थी। इस एक इंसिडेंट को वजह बना के इलेक्शन को पोस्टपोन करना कोई लॉजिक नहीं है। अब रही मुआशी हालत, तो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अगर आपने इस मुल्क की मुआशी हालत देखनी है तो फिर 20 सालों के लिए इलेक्शन को पेंड कर दें और किसी और निज़ाम की तलाश में निकल जाएं, क्योंकि इस मुल्क की मईशत जिस नहज पे पहुंच चुकी है, मुझे नहीं लगता कि एक तरफ आप 165 मर्सिडीज़ गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो कैबिनेट है वो बनाकर बैठे हुए हैं, आपके जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के कंबल हैं वो लोगों को कीमत पर ख़रीदने पड़ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब जो जलसा कर रहे हैं, उनके लोगों के बैठने के लिए जो इमदाद में आने वाले खेमे हैं वो नीचे बिछाए जा रहे थे। एक तरफ ये हालत है और दूसरी तरफ इसको जवाब बना के इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट की वजह तलाश करना, मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। हमारे मुल्क में अगर जमहूरियत है, अगर इस मुल्क में कोई आइन या उस आइन का कोई पासदारी या एहतराम है, तो मुल्क में ऐसे कोई हालात नहीं है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। अभी चंद रोज़ पहले कराची में जब लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात होने थे, तो उस वक्त भी रात को जो इलेक्शन कमीशन के पास पीपल्स पार्टी गई थी कि मुल्क में दहशत गर्दी का ख़तरा है और सिक्योरिटी के हालात, उन्होंने कहा था 5000 पोलिंग स्टेशन हसास हैं, कोई वहाँ पे झगड़ा नहीं हुआ, दंगा फसाद नहीं हुआ और इंतखाबात हो गए। लिहाजा अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो इंतखाबात करा के लोगों को फैसला करने दें कि कौन हुकूमत करेगा। इस वक्त तो मुल्क में 14 पार्टियां हैं और 14 की 14 पार्लियामान में बैठी हैं, 13 हुकूमत में है और एक राजा रियाज की क़यादत में अपोजिशन में है। तो इतनी पॉलिटिकल जो हम आहंगी नज़र आ रही है कि तमाम मैनिफेस्टो को पीछे डालकर 13 हुकूमतें मिलकर हुकूमत बना के मुल्क पर हुकूमत कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि दहशत गर्दी का हल भी तलाश करें और इंतखाबात की राह भी हमवार करें और नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल करें, क्योंकि इससे बड़ी कोalition इससे पहले मुल्क में कभी बरसर इक़्तिदार नहीं रही है। लेकिन जनरल साहब, जब फैसले होते हैं तो उसमें फिर इक़्तिदार में बैठी जमातें और जो अपोजिशन में बैठी जमातें हैं, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बड़े फैसले किए जाते हैं। पहले भी जब हुआ 2015-16 में जब नेशनल एक्शन प्लान बना, खान साहब अपोजिशन में बैठे थे, इस्तीफे देकर बल्कि बैठे हुए थे, उन्हें इंगेज किया गया था, ऑन बोर्ड लिया गया था और खान साहब ने बड़ा ताउन किया था उस वक्त। आज भी पीटीआई अपोजिशन में बैठी है, आज भी 13 पार्टियों की हुकूमत है, आज भी एस्टैब्लिशमेंट और फौज अपनी जगह पे मौजूद है, जुडिशरी अपनी जगह पे मौजूद है, मुल्क का निज़ाम चल रहा है। तो हालत जंग में भी मुल्क नहीं है, तो आज कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो सकता या इंतखाबात नहीं कराए जा सकते? मेरे ख्याल में, मेरी जहाँ तक समझ है, मुल्क में ऐसे कोई हालात नहीं कि इनको जवाब बनाकर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया। ठीक,
अच्छा, ये दनियाल साहब आपने सुन लिया कोई कि ये सिक्योरिटी का एक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, इससे पहले भी होते रहे, इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया गया। अगर आप करेंगे तो हालात तो शायद मजीद ख़राब ही होंगे, ठीक तो नहीं होंगे? देखिए समर साहब, मैंने तो ये कहा ही नहीं ना कि इलेक्शन डिले होने चाहिए। मैंने क्या कहा? आपके सारे लोग कह रहे हैं, वजीर कानून भी कह रहे हैं हो सकते हैं, आपके गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे, ना पंजाब के ना केपी के। उनके अमल से जाहिर हो रहा है कि वो इंतखाबात नहीं चाहते, इल्तवा चाहते हैं इंतखाबात। अमल से क्या जाहिर हो रहा है? हमने मरियम नवाज साहिबा की इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस कर दी है, हमारे जलसे शुरू हैं, जलसों की हम ऊपर पूरी भरपूर तैयारी है और इंशाअल्लाह देखिए हम तो आए इसलिए थे कि चीजें थोड़ी बेहतर करेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश भी पूरी होगी अपने टाइम पे। लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं, और उसकी मैं बात कर रहा हूं कि जो हालात बने हुए हैं उनकी वजह से आपके मुल्क में नहीं लगता कि ऐसी चीजें टाइम पे हो सके। और वो क्यों नहीं हो सकती? देखें ना, ये तो अब्बासी साहब और उनकी जमात चीखे मारे जोर करे, पाकिस्तान का 4.5 साल पेशी हालात ये किसने किए हैं यार? बताए ना, ये अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंट, ये जवाब दें। अगर आज यहाँ पहुंची है पिछले 8 साल सूबों में, चले कौन किन की थी, आज ये बातें कर रहे हैं। इस पे मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके सदाकत साहब से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आज जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो, उनमें मेरी कई लोगों से बात थी, वो कहते हैं हमें तशवीश है इस बात पे कि जब अमन था तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, जब हालात ख़राब होने शुरू हुए तो वो पंजाब की खातिर उन्होंने हमारी केपी की गवर्नमेंट भी कुर्बान कर दी, हमें छोड़ गए खान साहब। तो इस पर बात होगी ब्रेक के बाद, और महंगाई की बात भी करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम नाज़रीन। मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आने वाला अगले चंद हफ्तों महीनों के दौरान, चूँकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें अभी तक जीएसटी नहीं लगा। जो IMF की शर्त है कि आपने 17% जीएसटी रिसीव करना है, आवाम से वसूल करना है, तो ये जो कीमत बढ़ी है, ये हिट में पड़ी है 35 रुपये की डॉलर की वजह से। अभी जीएसटी ज़ीरो है और जीएसटी जब लगेगा तो 42 रुपये मौजूदा कीमत के ऊपर हमें कम अज़ कम अदा करने पड़ेगा। तो ये पेट्रोल तकरीबन जाना है 300 रुपये पे, और इसी तरह से डॉलर और पेट्रोल की रेस है, पहले कौन 300 पे पहुँचता है। सदाकत साहब, सारी जिम्मेदारी आप डालते हैं मौजूदा गवर्नमेंट पे, क्विकली शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। ये एग्री कंडीशंस आप लोग करके गए थे सारी, वो कह रहे हैं घर आप लोग खोद के गए थे, उस वक्त 10 रुपये कम ना करते तो ये होता। आपको लग रहा है कि जितने भी PDM के लोग हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आपको याद है जब ये इसहाक डार साहब आ रहे थे तो मैं वहां से चला हूं तो डॉलर गिरना शुरू हो गया, फिर IMF की ऐसी तैसी, मैं कौन क्या समझता हूँ IMF को, आज ये ऐसे फ्लैट हो गए। शहबाज स्पीड और कोई भी सियासतदान, मुझे सिर्फ इतना, कोई भी सियासतदान क्या इन हालात के साथ इलेक्शन में जा सकता है? नहीं, तो ये हालात भी उन्होंने खुद पैदा किए। जब ये रिजीम चेंज के पूरे उस साजिश में आए, उस वक्त तो हर चीज टाइम बड़ा कम है, टाइम बड़ा कम है, इनके पास क्या जवाब है, टाइम बड़ा कम है। दनियाल साहब, मुझे तो लगता है आपको कैंडिडेट भी नहीं मिलने जिस तरह की महंगाई पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। समर साहब, इंशाल्लाह हमें कैंडिडेट भी मिलेंगे और हम सीटें जीतेंगे भी, और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे भी। आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इस गवर्नमेंट इस चेंज से पहले हमने 13 बाय इलेक्शन कराए, हम 12 जीते, इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। सिर्फ आप एक पंजाब का वो जो इलेक्शन करवा दें भाई, इलेक्शन करवा दें। जनरल साहब, सिक्योरिटी की बेसिस पे नहीं, मुझे लगता है ये मुआशी इमरजेंसी लगा के इंतखाबात मुलतवी कर देंगे, जो मुआशी हालात हैं इलेक्शन से ना भागें। ठीक है जनरल साहब, योर शॉर्ट कमेंट और फिर मैंने कंक्लूड करना है। देखें, अगर मुआशी वजह है तो मैंने पहले आपको अर्ज कर दिया है कि क्या फिर 70 वज़रा की कैबिनेट इस मसाइल का हल है? क्या एक मुआशी कमेटी जो उसमें अखराजात को कमी करेगी, उनमें 13 मेंबरान की कमेटी की ज़रूरत है? क्या 165 मर्सिडीज गाड़ियाँ इम्पोर्ट करें? चले सर, माज़रत खां, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। तीनों बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, जो मुआशी सूरत हाल ख़राब है, हुकूमत को थोड़ा सा अपने अमल से भी कैबिनेट का साइज़ कम कर दें, अपने अखराजात कम कर दें, ताकि लोगों में एक जाए पैगाम कि भाई आपने भी खर्चे अपने कम करने हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।